दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी पूरे जोर शोर के साथ कर रहे होंगे। उसी क्रम में आज हम लोग फिर से एक नया सॉल्व पेपर लेकर हाजिर हैं और ये पेपर है आपका राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का। इसमें अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या की गई है और ये जो पेपर है आपका किसी भी स्टेट के लिए अगर आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या खासकर जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या हायर का एग्जाम होता है उसके लिए, और सबसे बढ़िया जो जरूरी है एनटीए नेट के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उसी का पेपर है। तो आइए आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर सॉल्व करते हैं और खासकर इस दृष्टि से क्योंकि बीपीएससी जो टीआरई 3 है, टीआरई 3 का जो एग्जाम होने वाला है अगले महीने जुलाई के अंतिम सप्ताह में, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र है एकदम कंसेप्ट बेस्ड है और बीपीएससी भी आपसे कंसेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है। चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपसे वही पुराना घिसा पीटा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर किसी साथी को पेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण होंगे उसकी हम लोग व्याख्या देख लेंगे, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा अपना समय बचाने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, जिनमें से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया? यानी जो अरस्तु का राजनीतिक विचारक है कौन सा ऐसा मध्ययुगीन विचारक हुआ जो उसके विचारों से प्रभावित हुआ? तो ये था आपका सेंट थॉमस एक्विनास। ठीक, इसकी व्याख्या देखिए। एक्विनास अरस्तु की पॉलिटिक्स के लैटिन अनुवाद से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अरस्तु के दर्शन को मसीही धर्म की मान्यताओं के साथ समन्वित करके धर्मशास्त्री, नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों की ऐसी प्रमाणिक प्रणाली विकसित की जो रोमन कैथोलिक शिक्षाओं का आधार बनी। एक्विनास स्कॉलिस्टिसिज्म मेथड यानी स्कॉलिस्टिक पद्धति अपनाता है और इसकी पुस्तक कमेंट्री ऑन द एरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स है जो कि 1271 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद आसान सा प्रश्न है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ये कथन किसका है? ये कथन बेहद आसान सा है। ये कथन है आपका जेन जैक रूसो का। रूसो के अनुसार संपत्ति के प्रादुर्भाव से मनुष्य की स्वतंत्रता में बदल गई, जिसको लक्ष्य करके वह कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। और इसकी पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि 1762 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये सुमेलित करना है। द पॉलिटिक्स आपको पता ही पुस्तक किसकी है, अरस्तु की पुस्तक है। और द प्रिंस मैकियावेली की, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की और ऑन लिबर्टी जेएस मिल की। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सी सरकार उच्चतम है या सबसे बेहतर है? तो है आपका शासन तंत्र जिसको आप पॉलिटी बोलते हैं। ठीक, या पॉलिटी या राज्य व्यवस्था। अरस्तु मध्यम मार्गी दार्शनिक था, उसे अतिवादिता पसंद नहीं थी, इसलिए उसे पॉलिटी ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली जान पड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन देखिए कि लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित हैं। बिल्कुल पहली बार लॉक ऐसा विचारक हुआ जो समझौतावादी विचारक है, उसने सरकार पर अंकुश लगाया। उसने कहा कि नहीं, जिस हॉब्स ने अपने संप्रभु राज्य को, अपने शासक को एकदम असीम शक्तियों से मतलब कि नवाज दिया और व्यक्ति की स्वतंत्रता एकदम मतलब कि एकदम नगण्य कर दी, उसी से प्रभावित हुआ लॉक। उसने कहा कि नहीं, संप्रभु यानी जो राज्य है या जो शासक है उसको असीम शक्तियां प्राप्त नहीं है। यानी जो सरकार की बात किया वो सबसे पहले सरकार पर नियंत्रण लगाने की बात लॉक ने की। इसी वजह से लिमिटेड गवर्नमेंट की बात उसने की, संवैधानिक शासन की बात की और साथ ही उसने धर्मनिरपेक्षता की बात की, सिविल सोसाइटी की बात की और साथ ही दोहरे समझौते की बात की। ठीक, इतना याद रखना है। तो ये ऑप्शन ए सही है लॉक के बारे में। राज्य का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में, दोनों कथन सही है। उधर लॉक जो है आपका उदारवाद का जनक है और संपत्ति या 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है जिसमें संपत्ति के अंदर जीवन और स्वतंत्रता को शामिल करता है। और आपको बता दिया कि उदारवाद का जनक हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर को ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है।
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपको मैच करना है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? जनरल विल का सिद्धांत, तो ये दिया गया रूसो के द्वारा। असीम संप्रभुता हॉब्स, सीमित सरकार जॉन लॉक, और नव राजनीतिक विज्ञान यानी न्यू पॉलिटिकल साइंस का जो जन्मदाता हुआ मैकियावेली हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतम या सबसे घटिया स्वरूप कौन सा है? तो है आपका लोकतंत्र। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और प्लेटो की रिपब्लिक की रचना का उद्देश्य सोफिस्ट विचारकों के द्वारा प्रतिपादित आत्मतृप्ति के सिद्धांत को गलत और झूठा सिद्ध करना था, जिसे भ्रष्टाचारी और जनतंत्री दोनों ने अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ राज शासन तंत्र निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है? तो अरस्तु के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है वो मध्यम मार्गी होना चाहिए। ठीक, जो कि आपकी बौद्ध भी इसी सिद्धांत के पक्षधर है, मध्यम मार्गी। अरस्तु मध्यम मार्गी दार्शनिक था, उसे अतिवादिता बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने अपने राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र के स्थान पर पॉलिटिक को ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना, जो लोकतंत्र व कूटतंत्र का सम्मिलित रूप है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से किसे अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो अराजकतावादी श्रेणी के विचारकों के क्रम में आपके महात्मा गांधी आते हैं, क्योंकि गांधी जी राम राज्य की बात करते हैं। इसमें राज्य विलुप्त हो जाएगा और व्यक्ति की नैतिक इच्छाएं प्रधान होंगी। यही कारण है कि उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया? ये थे आपके सीवी मैकफरसन महोदय। सीवी मैकफरसन ने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया। उदारवाद का आधार स्वतंत्रता है और वह केंद्रीकृत शासन का विरोधी है, जबकि लोकतंत्र का मूल आधार स्वतंत्रता है। और सीवी मैकफरसन की फेमस बुक है द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, जो कि 1977 में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन विशिष्ट वर्ग के संचलन में विश्वास रखता है? सर्कुलेशन ऑफ एलिट में कौन विश्वास रखता है? प्लेटो और मोस्काव, जो कि अभिजन सिद्धांत के ये समर्थक हैं। और ये सर्कुलेशन ऑफ एलिट की बात करते हैं प्लेटो और मोस्का। प्लेटो, सी राइट मिल्स और टीबी बॉटमोर मोस्का ने अभिजन की धारणा पर अपने विचार व्यक्त किए। राजनीतिक अभिजन प्रबल राजनीतिक प्रभाव युक्त राजनेताओं की सामूहिकता का नाम है। ये किसी समुदाय के लघु अल्पसंख्यक होते हैं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12वां प्रश्न देखिए कि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अध्ययन समाविष्ट है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में के क्षेत्र में कौन कौन से शामिल होता है, किस चीज का आप अध्ययन करते हैं? तो याद रखिएगा, औपचारिक संरचना तथा उनके कार्य, राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, गैर संवैधानिक संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कि सामान्य व्यवस्था सिद्धांत समाज विज्ञान में सर्वप्रथम विकसित हुआ। तो सामान्य व्यवस्था सिद्धांत है, जनरल सिस्टम थियरी का जो अप्रोच है, वो सबसे पहले किस सामाजिक विज्ञान में इसका विकास हुआ। तो इसका जो क्रम आपको पहले बताना है, सबसे पहले किस में, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। देखिए, तो सबसे पहले वो नृशास्त्र प्राणीशास्त्र एंथ्रोपोलॉजी में हुआ, फिर उसके बाद समाजशास्त्र में आया, फिर वो मनोविज्ञान में, और फिर आपका अंतिम रूप से राजनीति विज्ञान में ही आया। क्रम इसका ये था, प्राणीशास्त्र या नृशास्त्र या एंथ्रोपोलॉजी से होते हुए समाजशास्त्र, समाजशास्त्र होते हुए मनोविज्ञान, और फिर मनोविज्ञान से होते हुए राजनीति विज्ञान में आया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये व्याख्या पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले इसका विकास जीव विज्ञान के बाद नृशास्त्र। सबसे पहले जो आपका व्यवस्था सिद्धांत है, एक आपके बर्टनलफी थे, जो कि जीव विज्ञान शास्त्री थे, व्यवस्था से सिद्धांत के प्रवर्तक हुए। फिर उसके बाद ये जीव विज्ञान से होते हुए प्राणी शास्त्र में गया, नृशास्त्र में, फिर समाजशास्त्र होते हुए मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान के रूप में इसका उद्भव हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 कि आमंड के अनुसार राजनीति विज्ञान में निवेश कार्यों में शामिल है। जो आमंड और पावेल हैं, जो इनपुट आउटपुट जैसे मतलब उनका जो इंस्ट्रक्शन फंक्शनल अप्रोच है, उसमें इनपुट में यानी निवेश कार्य में कौन कौन से शामिल हैं? तो उसमें आपका शामिल है, एक तो हितों का अभिव्यक्तिकरण और समूहीकरण, ठीक, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट
एग्रीगेशन, ये दोनों शामिल हैं। ठीक, ऑप्शन पहला और दूसरा सही होगा। व्याख्या पढ़ लीजिए, देखिए इसमें दिया है, एक तो हितों का व्यक्तिकरण, समूहीकरण और राजनीतिक संप्रेषण, ये तीनों शामिल है निवेश कार्यों में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्र में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बतलाया है? ये क्वेश्चन बेहद बेहद महत्वपूर्ण है कि मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन बहुमुखी क्रिया है। ये इसको कहने वाले ये थे आपके आर्गेन्स्की महोदय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि संवैधानिक सरकार क्या है? संवैधानिक सरकार क्या है? तो संवैधानिक सरकार से तात्पर्य सीमित सरकार से है। संवैधानिक सरकार के अंतर्गत शासन व्यवस्था किसी परंपरा एवं रीति रिवाज के आधार पर नहीं चलती, बल्कि संविधान में उल्लिखित नियमों के आधार पर चलाई जाती है, जिससे सरकार की शक्तियों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लग जाते हैं। इस वजह से हम इसको लिमिटेड गवर्नमेंट कहते हैं, उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं और सीमित सरकार कहते हैं। जॉन लॉक इसका जनक हुआ। विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका कौन सी है? सबसे शक्तिशाली जो संसद है वो कौन सी है? याद रखिएगा, इंग्लैंड की संसद है। डी लोमे का कथन है, फेमस कोट है, वो कहता है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसको संपन्न या पूरा नहीं कर सकती। ठीक, देखिए कथन है भी यहाँ, पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है सिवाय एक पुरुष को स्त्री को पुरुष बनाने के। अगला प्रश्न 18 कि एक तरफ पुस्तक है और उनसे लेखक, उनको मैच करना है आपको। राजनीतिक विकास की चरण, स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और पॉलिटिकल राजनीतिक विकास के संकट, और राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण, और राजनीतिक दलों का वर्गीकरण। ये आपको देखिए दिया है। तो राजनीतिक विकास के चरण की बात करने वाले केनेथ आर्गेन्स्की हुए। राजनीतिक विकास के संकटों की बात कौन करता है? लुसियन पाई। राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण आमंड और वर्बा करते हैं। राजनीतिक दलों का वर्गीकरण ला पलम्बोरा एंड मरन विनर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित प्रश्न है कि भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? याद रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, 19 की व्याख्या देख लीजिए। भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ आचार्य विनोबा भावे ने किया। भूदान आंदोलन से तात्पर्य स्वेच्छा पूर्वक अपने पास की अत्यधिक भूमि को दान में देना है। आचार्य विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी यानी अभाव की राजनीति, कभी हिंदी में भी पूछ लेता है ये, तो इसके लेखक है आपके हैं मैरन विनर। 1962 में प्रकाशित हुई। 21, भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में किसको पेश किया जा सकता है? इसी में किसको पेश किया जा सकता है? संसद में किसे पेश किया जा सकता है? तो संसद में साधारण विधेयक के मामले पर अगर मतभेद की स्थिति हो तो दोनों सदनों में किस संयुक्त अधिवेशन या सम्मेलन में उसको पेश किया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, संवैधानिक संशोधन के मामले में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है, ये केवल व्यवस्था साधारण विधेयक के मामलों में है। व्याख्या पढ़ लीजिए। यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारित किए जाने के पश्चात दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है। ठीक, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, क्योंकि आज ही कल परसों हो रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यदि लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न है तो उस पर निर्णय कौन लेगा? याद रखिए, इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष सर्वोपरि है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी आप व्याख्या भी देख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष दल बदल की उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न का निपटारा करता है। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर सांसदों तथा विधेयकों की निर्भरता से संबंधित उपबंध का वर्णन करता है। दल बदल के आधार पर उत्पन्न योग्यता का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है।
संसद सदस्यों की योग्यता व अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्धारण निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23 कि संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है या दिया गया है। बेहद आसान सा प्रश्न है। तो अनुच्छेद 32 है इसमें, ठीक, आप पढ़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, पूछा गया है कई बार। 24 कि निम्न में से कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत का विलोपन करती है, यानी किस कौन से मौलिक अधिकार में। वैसे 14 से 18 में दिया गया है समानता के अधिकार में, लेकिन किस अधिकार में है ये, तो ये आपका समानता के अधिकार में शामिल है। तो बी राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18 में। और ये जो आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन है अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख है, ठीक, देख लीजिए आप व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 25 इनमें से कौन सा भारतीय संविधान में निरूपित नहीं है, यानी भारतीय संविधान में किसकी चर्चा नहीं की गई है। निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या मंत्रिपरिषद। ए, बी और डी इन तीनों की भारतीय संविधान में चर्चा की गई है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसकी चर्चा नहीं की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 26 सरकारी आयोग किसके संबंधों के पुनर्विलोकन के लिए स्थापित किया गया था। तो सरकारी आयोग जो है किसके संबंधों की पुनर्वीक्षा या उसको स्क्रूटनी के लिए उसको स्थापित किया गया। याद रखिए केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन हुआ। अब कब हुआ ये, 1983 में, ठीक, 1983 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया। और 3 सदस्यीय था। सरकारी आयोग के अध्यक्ष रंजीत सरकारिया थे, जबकि अन्य सदस्यों में M.R. सिंह और बी शिवारमन थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27। प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक, और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपको पेड PDF की आवश्यकता है PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं फिर से आपसे एक बार बता दूं, ये हम लोग आज जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये NTA मतलब कि UGC नेट का पेपर है दिसंबर 2006 का, ठीक, क्योंकि जो BPSC आपसे पूछ रहा है तमाम तरह के प्रश्न पूछ रहा है, उनका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हाई है। अन्य जो तमाम यूट्यूब पर अभी तो कोई इसकी बढ़िया प्रैक्टिस हमारे नजर में तो नहीं है, सब PGT UP PGT के बेस पर आधारित है। तो बेहतर होगा कि आप NTA नेट के द्वारा आयोजित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप थोड़ा उसमें थोड़ा सा फोकस करें। चलिए 27 देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नगर पालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया। ये पूछ रहा है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नगर पालिका विधेयक पहली बार प्रस्तुत किया गया। उस टाइम राजीव गांधी थे, लेकिन पास नहीं हुआ। पास कब हुआ, ये नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान 73वां संविधान संशोधन में, 74वां संविधान संशोधन। निम्न में से किस राजनीतिक दल के संसद सदस्य अनुपातिक रूप से सबसे अधिक फौजदारी मुकदमों में पंजीबद्ध हैं। ये है आपका राष्ट्रीय जनता पार्टी। ये जब आया था उस समय का है, ये 2006 का, लेकिन वर्तमान में ऐसा पाला बदल चुका है। वर्तमान समय में बीजेपी के संसद सदस्यों पर सबसे अधिक फौजदारी मुकदमे पंजीबद्ध हैं। प्रश्नकाल के दौरान राजद बीजेपी की स्थिति में थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 29 कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय पद्धति की विशेषता है। किस देश की जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विशेषता है, तो यह है भारत की, जो कि आपने जापान से ये विशेषता ग्रहण किया है, ठीक, ये भी याद रखना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया क्या है, ये अमेरिका की देन है। कारण और कथन देखिए कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि उसके पास जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। कारण क्या है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। ए असत्य है और आर सत्य है, ठीक, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न है ये। मीनोब्रोक सम्मेलन किस वर्ष हुआ, ये भी याद रखना है।
बुक सम्मेलन, प्रथम मिनो बुक सम्मेलन आप कह सकते हैं 1968 में हुआ। इसके 20 वर्ष बाद 1988, फिर 20 वर्ष बाद 2008 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से किसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन पर बल दिया? ये थे आपके वुड्रो विल्सन। इनसे पहले जो लोक प्रशासन था राजनीति विज्ञान के साथ ही पढ़ा जाता था, लेकिन इन्होंने सबसे पहले कहा कि लोक प्रशासन का क्षेत्र अलग है, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अलग है, दोनों के तरीके अलग हैं। इस वजह से लोक प्रशासन को बतौर विषय के रूप में, एक पृथक विषय के रूप में जाना जाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो वुड्रो विल्सन, इसी वजह से इनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन का जनक कहा गया। क्वेश्चन नंबर 33, टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंध, जो फ्रेडरिक टेलर FW टेलर थे, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता, के नियमों में समाविष्ट है। कौन कौन से उसके नियमों में समाविष्ट है यानी शामिल है? तो याद रखिए कि उसके नियमों में कौन कौन से शामिल है वैज्ञानिक प्रबंध के नियमों में। तो एक पहला कि एक सच्चे प्रबंध एवं कार्य विज्ञान का विकास हो, कार्यकर्ताओं का वैज्ञानिक आधार पर चयन हो, उनका वैज्ञानिक शिक्षण एवं विकास किया जाए और प्रबंध एवं श्रमिकों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग पर बल दिया जाए। नेक्स्ट है 34, निम्न में से किसने संगठन के 14 नियमों का प्रतिपादन किया? संगठन के 14 सिद्धांतों की व्याख्या किसने की? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। दी हेनरी फ्योल, इन्होंने पोकॉक का निर्णय दिया, सिद्धांत दिया, पोकॉक यानी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। और ये आपका ये CCC है, ये CCC, ठीक, पॉप प्लानिंग यानी योजना, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, कमांड यानी आदेश, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय और कंट्रोल यानी नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 35, सहकारी कार्य को घर बार संभालने का कार्य किसने कहा? यानी जो सहकारी यानी जो आपके सहायक एजेंसी हैं, सहायकों के जो कार्य हैं, ये ऑक्सिलरी जो एजेंसी, उनका क्या घर बार संभालने की कार्य किसने कहा? ये थे आपके विलोबी, FW विलोबी। सबसे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एक आया कि शब्द पोस्ट कॉर्ब किसके द्वारा परिणत किया गया? पोस्ट कॉर्ब शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा या प्रयोग में लाया गया, किसके द्वारा? दिए थे आपके लूथर गुलिक। याद रखिएगा, पोस्ट कॉर्ब शब्द का विशेष प्रयोग किया जाता है प्रशासनिक प्रक्रियाओं में, ठीक। अगला प्रश्न कि 37, स्थानीय शासन सुधार से संबंधित निम्न का कालक्रम अनुसार कोट बनाए। स्थानीय सुधार में कौन सबसे पहले काम किया, फिर उसके बाद कौन किया? तो सबसे पहले आपके लॉर्ड मियो, भारतीय स्थानीय स्वशासन के जनक, फिर आपके आ जाते हैं रिपन, और फिर उसके बाद बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता, ठीक। यह है आपका लॉर्ड मियो 1872, लॉर्ड रिपन 1882। बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज स्तर को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश की, और वहीं अशोक मेहता ने द्विस्तरीय। दोनों क्वेश्चन बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, केवल संगठन के मुखिया को ही सभी सदस्यों को रिपोर्ट करना चाहिए, इस सिद्धांत को आप क्या कहेंगे? यानी संगठन के जितने भी सदस्य हैं, केवल मुखिया को क्या मतलब कि रिपोर्ट करें, हर बात में मुखिया को बताएं, तो इसको बोलेंगे यूनिटी ऑफ कमांड, एकता, आदेश की एकता। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 39, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है और बुक भी है, इसको इसका राइटर आपको हमेशा याद रखना चाहिए। द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन की रचना द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन की दृष्टि से उल्लेखनीय ग्रंथ माना जाता है। डिसीजन मेकिंग थ्योरी के जनक भी हैं, और किस बुक में इन्होंने दिया? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में। साइमन के लिए प्रशासन कार्य कराने की कला है, प्रशासन को कार्य कराने की कला कहते हैं, न कि विज्ञान। उन्होंने उन प्रक्रियाओं एवं विधियों पर बल दिया जिससे कार्रवाई सुनिश्चित हो। क्वेश्चन नंबर 40, मैच करना, एक तरफ पुस्तक और उनसे संबंधित लेखक हैं, ठीक। तो संगठन का चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत, क्लासिकल थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये संबंधित है आपके हेनरी फ्योल। क्रियाशील कार्य दे सकता, ये थे फंक्शनल फॉर्मेनशिप, या ये होगा आपका क्रियाशील कार्य दे सकता, संबंधित है आपका FW टेलर से।
नियंत्रण का विस्तार स्पैन ऑफ कंट्रोल किससे संबंधित है? ये ग्रेकुनाथ से संबंधित है। पदसमान प्रक्रिया जेडी मुने से। ये आप याद रखिएगा। जो आपका नियंत्रण का विस्तार और पदसमान प्रक्रिया, ये याद रखिएगा। 41 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध संबंधित प्रश्न है कि यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं किस आधार पर? यथार्थवादी जितने भी रियलिस्टिक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का किस प्रकार गठन करते हैं? तो कहते हैं कि अराजकता के आधार पर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यथार्थवादी दृष्टिकोण का आधार है मैकियावेली का यह कथन कि मनुष्य शस्त्र, धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी तथा धन मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति क्या है? निरंकुश, सापेक्ष या अपरिमित या परिमित? तो शक्ति क्या है? सापेक्ष है, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 42 की व्याख्या ये 43, मार्टिन कप्लान के व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक कौन है? विश्वव्यापी नायक जो है आपका यूनिवर्सल, जो मतलब पुलिसमैन है या जो एक्टर है आपका, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस से। ऑप्शन ए, इंटरनेशनल पुलिसमैन की भूमिका में आ जाता है, बिग ब्रदर की भूमिका में आ जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 44, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। आपकी कथन क्या है? संयुक्त सुरक्षा मृग तृष्णा है, ये कथन आपका सही है, यानी ए सही है। राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति नहीं है, बिल्कुल नहीं, उनको राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति होती है। ठीक, दूसरा यानी कारण गलत है, ए सही परंतु आर गलत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 45 कि कैदी का दृष्टिगोचर संकट उत्तेजित करता है, जो गेम थियरी है, बिजनेस डायलेमा गेम थियरी, उसमें है ये कैदी दुविधा मॉडल। तो कैदी के दृष्टिगोचर संकट उत्तेजित करता है किस चीज को? हथियारों की दौड़ को। कैदियों का दृष्टिगोचर संकट हथियारों की दौड़ को उत्तेजित करता है। हथियारों की होड़ के पीछे प्रमुख कारण विभिन्न देशों के बीच विवाद है, जैसे सीमा विवाद, शरणार्थियों को लेकर विवाद या इत्यादि। इन विवादों ने राष्ट्रों के बीच संबंधों में अशांति पैदा की है। अगला प्रश्न 46, सैनिक गठबंधन मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं। सैनिक गठबंधन का जो अवधारणा, मूल अवधारणा क्या है? तो सैनिक संगठन जो है सहकारी सुरक्षा पर आधारित होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, अंतरराष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में है किसमें? तो विश्वव्यापी संप्रयोग में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम को पहचानिए। घटना बेहद महत्वपूर्ण, कालक्रम के अनुसार पहचानना है। देखिए घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? मुनरो सिद्धांत यानी पृथकवादी नीति 1823, ट्रूमन सिद्धांत सोवियत विस्तार को रोकना 1945 से 52 के बीच, ब्रेजनेव सिद्धांत सीमित संप्रभुता का सिद्धांत दिया उन्होंने 1968 में, ग्वामे सिद्धांत निक्सन डॉक्ट्रिन जिसको बोलते हैं हम, इसी को निक्सन सिद्धांत भी बोलते हैं, ग्वाम सिद्धांत को निक्सन सिद्धांत 1969। ये सभी घटनाएं शीत युद्ध काल के समय घटित हुई। इस दौरान अमेरिका एवं सोवियत संघ अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे थे। यह घटनाएं उनकी इसी प्रयास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ये भी आपको मैच करना है। तो गेंट्स इस पुस्तक के लेखक हैं आपके। इस पुस्तक में कौन है? शक्ति संतुलन की बात। नॉर्मन एंजल्स ये हैं आपके अंतर निर्भरता की बात करते हैं। ठीक। और कांट महोदय किसकी बात करते हैं? चिर स्थायी शांति की, और वुडरो विल्सन सामूहिक सुरक्षा की बात करते हैं। ये मैच हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, मैच यहाँ देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की व्याख्या और 50 देखिए लास्ट क्वेश्चन। और आप सभी से रिक्वेस्ट है चलते चलते कि अगर जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लें, ठीक, ताकि आप सपोर्ट करते रहें और हम लोग आपका सपोर्ट करते रहें। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं के सही कालक्रम को पहचानिए, यानी कौन सी घटना सबसे पहले हुई फिर उसके बाद में हुई। यहाँ देख लीजिए ईयर वाइज दिया है।
तो प्यारे साथी ये था आपका बीपीएससी, स्पेशली बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए एक शॉर्ट पेपर, और ये शॉर्ट पेपर है आपका यूजीसी या एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर, ठीक, जो जून 2000 दिसंबर में हुआ। 2000 जून 2006 दिसंबर का ये पेपर है, ठीक। चलिए, आपका सिलेक्शन हो, आप खुश रहें और आप कड़ी मेहनत से अपनी सफलता को प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।